हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन के हमें दो पार्ट्स गिवन है और दोनों ही पार्ट्स में मतलब जो भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स का हमें माइनर्स और को फैक्टर्स मतलब फाइंड करने हैं। और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है और लास्ट एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो वन बाय वन करके करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3। मतलब ये एक 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है। मतलब हमें यहाँ पर 1 2 3 और 4 माइनर फाइंड करने हैं और 4 ही को फैक्टर फाइंड करने हैं। अब देखो सबसे पहले ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि ये कौन सा एलिमेंट है 2। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मतलब M11। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट ही कॉलम है। 2 की बात कर रहे हैं ना तो M11। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका मतलब कि हम माइनर कैसे फाइंड करेंगे। हम 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ देंगे। ये देखो तो हमारे पास कितना बच गया, ओनली 3। और 3 का डिटर्मिनेंट कितना होता है 3। सेम वे से को फैक्टर A11। अब आपको पता है A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर M11। अब आपको ये भी पता है कि -1 की पावर इवन है ना, 1 + 1 इवन मतलब प्लस, और M11 की वैल्यू कितनी है 3। तो कितना आंसर आ गया 3। सेम वे से M12 मतलब ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो 2 की बात की हमने, अब -4 की बात कर रहे हैं मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो आपको पता है हम -4 वाली रो और -4 वाली कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 0। ठीक है, अब 0 का डिटर्मिनेंट कितना होगा 0। सेम वे से इसका को फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। -1 की पावर कितनी है 3 ऑड मतलब -M12 0 का कोई भी साइन हो तो उसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। अब सेम वे से नेक्स्ट कौन है यहाँ पर 0। ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आपको पता है ना मैट्रिसेस में हम हमेशा पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम, RC रो कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21। ठीक है, तो M21 में हम क्या करेंगे 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, कितना बच गया -4। अब इसको आप मॉडुलस के साइन से मतलब कि कंफ्यूज मत करना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। -4 का डिटर्मिनेंट कितना होगा -4। अब सेम वे से A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 कितना है 3 ऑड माइनस, अब अंदर कितना है -4 माइनस +4। ठीक है, अब सेम वे से नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन है हमारा ये वाला 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम M22। ठीक है, M22 मतलब 3। अब हम क्या करेंगे 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 2। अब 2 का डिटर्मिनेंट कितना होगा 2। देयरफॉर अब M22 के बाद A22। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है -1 की पावर 2 + 2 M22। 2 + 2 4 इवन मतलब प्लस, M22 की वैल्यू कितनी है 2। तो हमने सभी माइनर्स और को फैक्टर इसके बड़ी ही ईजिली फाइंड कर लिए। मैंने को पहले ही बोला चाहे ये क्वेश्चन ईजी है बट इसको आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि एक्चुअल में ये आपकी 4.5 और 4.6 के लिए ये मान के चलो कि ये प्रैक्टिस भी है और ये 4.5 और 4.6 का बेसिक भी बोल सकते हो। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तभी आपको 4.5 और 4.6 अच्छे से क्लियर होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी हमें 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट गिवन है ACBD। मतलब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको पता है M11 A की बात करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1। ठीक है, अब आपको पता है हम क्या करेंगे A वाली रो और A वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना बच गया ओनली D। अब D का डिटर्मिनेंट कितना होगा D। सेम वे से A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 M11। -1 की पावर 2 इवन मतलब प्लस, यहाँ पर कितना है D तो इसका आंसर कितना आ गया +D। सेम वे से नेक्स्ट C। ये C कौन सी रो में है फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है मतलब M12। ठीक है, अब आपको पता है C की बात कर रहे हैं तो C वाली रो और C वाली कॉलम को छोड़ दो तो कितना आ गया यहाँ पर B। अब B का डिटर्मिनेंट B। तो सेम वे से A12
-1 की पावर 1 + 2 m12, 1 + 2 3, 3 मतलब ऑड मतलब -b। ठीक है, तो सेम वे से नेक्स्ट अब b की बात करते हैं। अब b सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मतलब हमें b वाली रो और b वाली कॉलम को हमें छोड़ना है, तो हमारे पास कितना आएगा, ओनली c का डिटर्मिनेंट c। सेम वे से a21, ठीक है, -1 की पावर 2 + 1 m21, 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड मतलब -m21 की वैल्यू c। तो इस तरह से हमने 3 माइनर और 3 को फैक्टर फाइंड कर लिए। अब एक रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने a, c और b का माइनर और को फैक्टर फाइंड कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ d रह गया। ये कौन सी रो है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब हमें m22 फाइंड करना है। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत इजी है। अब आपके पास डी की बात कर रहे हैं, तो डी वाली रो और डी वाली कॉलम को छोड़ दो, तो कितना बच गया, ओनली ए का डिटर्मिनेंट ए। अब को फैक्टर भी देख लो, -1 की पावर 2 + 2 m22, 2 + 2 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस m22 की वैल्यू कितनी है ए। तो देख लो आपके सामने है, हमने सभी एलिमेंट्स के माइनस और को फैक्टर्स फाइंड कर लिए और ये हमारे लिए बहुत ईजी था। So next question, write the minors and co-factors of the elements of the following determinants। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें भी और लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही दो पार्ट्स हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि उनमें 2 × 2 डिटर्मिनेंट्स थे दोनों। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, मतलब 3 × 3 डिटर्मिनेंट है, मतलब हमें यहाँ पर 9 को-फैक्टर और 9 ही माइनर फाइंड करने पड़ेंगे। तो वो भी हमारे लिए बहुत ईजी है, जस्ट थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन, बट प्रोसीजर हमारा सेम है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन से आप बोर मत होना कि हमें सब कुछ आता है सर, हमें नहीं करना। अगर आप इनको अच्छे से करोगे तभी आपको आगे जाके इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इनको मिस किया तो आपको आगे जाके इन्वर्स में दिक्कत आ सकती है। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब एक 3 × 3 डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। ठीक है, अब 1 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो m11। ठीक है, अब m11, अब हम क्या करेंगे 1, अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो देखो तो कितना आ गया आपके पास। अब थोड़ा सा हमें एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। अब हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो कर लो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, तो कितना आंसर आ गया 1। सेम वे से a11 -1 की पावर 1 + 1 m11, -1 की पावर 1 + 1 2, इवन मतलब प्लस m11 की वैल्यू 1, तो कितना आंसर आ गया इसका भी 1। ठीक है जी, अब सेम वे से नेक्स्ट कौन है 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो m12। तो अब हम क्या करेंगे, 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास कितना बच गया 0 0 0 1। अब फिर से डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा 0 × 1 0 माइनस 0 × 0 0, तो कितना आ गया 0। तो m12 0 आ गया, तो देयरफॉर a12 -1 की पावर 1 + 2 m12, -1 की पावर ऑड 1 + 2 3 है ना, ऑड माइनस m12 की वैल्यू 0 0 के आगे कोई भी साइन नहीं होगा, तो कितना आएगा 0। अब सेम वे से आगे चलते हैं, आगे कौन है, आगे भी कौन है 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब m13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो अगेन कितना बच गया आपके पास 0 0 1 0। सॉल्व करते हैं इसको, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 0 × 0 0 0 × 1 0, अगेन कितना आ गया 0, तो a13 -1 की पावर 1 + 3 m13, 1 + 3 4, इवन पावर, इवन मतलब प्लस m13 की वैल्यू 0, तो कितना आंसर आएगा 0। अब सेम वे से देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है। अब ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब m21।
ठीक है। अब M21 को देखो कैसे करेंगे, इस वाली 0 वाली रो को और कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास कितना बच गया अगेन 0 0 0 1। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 0 कितना आ गया 0, तो A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 M21। अब माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 है, ऑड है ना, ऑड मतलब नेगेटिव 2 1 की वैल्यू 0, तो अगेन आंसर कितना आएगा 0। अब ये भी हो गया, अब इसकी बारी 1 की बारी है, कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, मतलब 2 2, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना बच गया आपके पास 1 0 0 1। फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 1, तो A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 M22, 2 प्लस 2 4 4 मतलब इवन मतलब प्लस, M22 की वैल्यू 1, तो कितना आंसर आएगा 1। अब सेम वे से आगे चलते हैं, आगे कौन है 0, ठीक है। अब ये सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हम क्या करेंगे, इस 0 वाली रो और इस 0 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो आपके पास कितना बचा 1 0 0 0, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो कितना आएगा 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, कितना आ गया 0, तो A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 M23। अब 2 प्लस 3 5 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, M23 की वैल्यू 0, तो अगेन आंसर कितना आएगा 0। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट माइनस और को फैक्टर्स को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सेम वे से आगे चलते हैं, अब यहाँ पर मैंने डिटरमिनेंट को पहले से लिख रखा है, ठीक है, हमने इसका भी फाइंड कर लिया, ये भी हो गया, 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 ठीक है। अब इसकी बारी है, ये कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब हमें M31 फाइंड करना है, ठीक है। अब M31 में क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 0 0 1 0। तो फिर से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो कर दो 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, अगेन आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। अब सेम वे से A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 M31, ठीक है, 3 प्लस 1 4 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, और इसकी वैल्यू 0 है, तो कितना आंसर आएगा 0। अब देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस पर चलते हैं। अब देखो ये जो है ये थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है, मतलब M32, ठीक है। तो हमें 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ना है, तो कितना आएगा 1 0 0 0, ठीक है। तो आप क्या करो, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है, तो कर दो 1 इंटू 0 0 माइनस 0, तो अगेन कितना आएगा 0। सेम वे से A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 M32, 3 प्लस 2 5 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, M32 की वैल्यू 0, तो अगेन आंसर कितना आएगा 0। अब देखो हमारा लास्ट रह गया कौन सा 1। अब ये थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, मतलब M3 फाइंड करना है, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो आपके पास कितना बचेगा 1 0 0 1, देखो 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगेन लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 M33, ठीक है, 3 प्लस 3 6, और 6 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, M33 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आंसर आ गया 1। तो इस तरह से देख लो हमने सभी 9 के 9 माइनर्स और सभी 9 के 9 को फैक्टर्स को बड़ी ही ईजिली फाइंड कर लिया, और मुझे पता है कि ये ईजी है।
अब इनको मैं करने को आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप इनको करोगे उतना ही आप इसके साथ यूज्ड होते जाओगे और उतनी ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी और उतनी ही फास्ट आप क्वेश्चंस को कर पाओगे जो हमें आगे जाके करनी है। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी हमें एक 3x3 डिटर्मिनेंट गिवन है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके भी हमें मतलब 9 मतलब कि माइनस फाइंड करने हैं और 9 ही को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपको पता ही है वैसे सारा प्रोसीजर, M1 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 1 -1 और 2। ठीक है, तो कर दो डिटरमिनेंट फाइंड इसका, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 2 10 -1 को -1 से किया -1। देखो इन माइनस वाली मतलब कि जो छोटी मोटी चीज़ें इनको ध्यान रखना है आपने। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं 10 -1, ये गलत है। 10 माइनस पहले से ही है, इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस माइनस +1, तो 10 + 1 का आंसर कितना आएगा, 11। अब सेम वे से A11 -1 की पावर 1 + 1। अब देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी लास्ट पार्ट से कैलकुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें मोस्टली 0 थे। अब इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। -1 की पावर 2 2 मतलब even मतलब प्लस, M11 की वैल्यू 11 है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 11। अब आगे चलते हैं, आगे कौन है, 0। कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, तो M1 2। तो हम क्या करेंगे, 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 3 0 -1 2। ठीक है, फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 3 2 6 -0 × -1 0। कितना आंसर आ गया, 6। सेम वे से A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। 1 + 2 3 3 मतलब ऑड मतलब नेगेटिव, M12 की वैल्यू 6। तो ये भी कैलकुलेट हमने कर लिया। नेक्स्ट कौन है, 4। कौन सी रो में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, M13। ठीक है, तो M13 को देख लेते हैं, 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 3 5 0 1। तो हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 3 × 1 3 -0 × 5 0। तो कितना आंसर आएगा, 3। सेम वे से A13 -1 की पावर 1 + 3 M13। 1 + 3 4 मतलब even मतलब प्लस, और यहाँ पर कितना है, 3। तो कितना आंसर आ गया, 3। आगे चलते हैं, ये रो कंप्लीट, इसकी बारी है 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21। तो हम क्या करेंगे, 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 0 4 1 2। ठीक है, फिर से वही बात, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। देखो ये बार बार बोलना लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ये भी एक टैक्टिक है आपको ताकि चीज़ें याद रहें। अगर आपने इसको गलत मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो अगर आपने कर दिया 4 -0, तो आंसर कितना आएगा, 4। जबकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 × 2 0 -4 × 1 4 -4। अगर आप इसको मतलब कि गलत मतलब कि उल्टे ढंग से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इसको पहले कर दोगे इसको बाद में, तो आपके आंसर में गड़बड़ होगी। और अगर आपने एक भी माइनर या को फैक्टर गलत कर दिया तो आपका पूरा इन्वर्स का क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो हम आगे जाके करने वाले हैं। ठीक है, अब सेम वे से A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। ठीक है, 2 + 1 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, और अंदर कितना है, -4 माइनस +4। ठीक है, अब देख लो हमने काफ़ी माइनस और को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब जो बाकी रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट माइनस और को फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है, इसको भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब किसकी बारी है, 5 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब M22। ठीक है, तो करते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हमें छोड़ देना है, सॉरी 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 1402 1402। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो अगेन 1 × 2 कितना आएगा, 2 0 × 4 0, तो कितना आ गया, 2।
तो a22 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -1 की पावर 2 + 2 m22, ठीक है। 2 + 2 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, और यहाँ पर कितना है 2, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट चलते हैं, मतलब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कौन है, -1, ठीक है। अब -1 सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो m23, ठीक है। तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। कितना रह गया, 1 0 0 1। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 1 × 1 1, 0 × 1 0 0, तो 1। सेम वे से a23 -1 की पावर 2 + 3 m23, 2 + 3 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर 1 है, तो कितना आंसर आ गया -1। नेक्स्ट, ये भी हमारा कंप्लीट है। लास्ट, तो ये 0 की बात करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो m3 1, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो आपके पास कितना आएगा, 0 4 5 -1, ठीक है। तो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा, 0 × -1 0, -5 4 20, तो कितना आ गया -20। तो a31 -1 की पावर 3 + 1 m31, 3 + 1 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, यहाँ पर -20 है, प्लस माइनस कितना आएगा -20। आगे चलते हैं, मतलब देखो ये भी हमारा कंप्लीट है। थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब m32, तो करते हैं, देखो अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है, तो कितना रह गया 1 3 4 -1। तो फिर से लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो 1 × -1 -1 -3 4 12, तो कितना आएगा -13। अब a32 को भी देख लेते हैं, -1 की पावर 3 + 2 m32, तो -1 की पावर 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, m32 की वैल्यू कितनी है -13, माइनस प्लस 13। नेक्स्ट और हमारा लास्ट, मतलब ये भी हमारा कंप्लीट है। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 2, ये वाला, तो m33, तो हमें 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ना है, तो कितना रह गया हमारे पास 1 0 3 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 1 × 5 5, 3 × 0 0, तो 5। अब लास्ट को फैक्टर a33 -1 की पावर 3 + 3 m33, -1 की पावर 3 + 3 6, 6 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, और यहाँ पे कितना है 5, तो कितना आंसर आ गया 5। अब देख लो आपके सामने है, हमने बहुत ईजिली हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ कि सभी को फैक्टर्स को हमें कैसे फाइंड करना है या सभी माइनस को कैसे फाइंड करना है, और आपको भी इसकी अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूं, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो ये क्वेश्चन आपको एक बार में पढ़ के समझ नहीं आएगा। मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, हमें सेकंड रो के एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकालने हैं और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सेकंड रो के को फैक्टर्स की हेल्प से निकालना है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सेकंड रो के को फैक्टर की हेल्प से निकालना है। अब जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी, अब उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको याद है, मैंने आपको को फैक्टर्स के अंदर 2 ऑब्जर्वेशंस दी थी। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, देन देयर सम गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट।
यहाँ पर मैंने कुछ लिख के भी दिखाया हुआ है। मतलब अगर हम देखो कोई भी एक रो पकड़ लें, जैसे इन्होंने बोला सेकंड रो, अगर हम सेकंड रो को पकड़ लें, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को मैं सेकंड रो के ही को फैक्टर से, सेम रो या सेम कॉलम के को फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो वो हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेसिकली जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो उनके लिए ये मतलब कि समझना बहुत ईजी है। इसलिए बोलता हूँ हमेशा बेसिक्स अपने क्लियर रखा करो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख के आओ। तो हमें सेकंड रो के एलिमेंट्स की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट using cofactors of second row, we have to calculate अब सेकंड रो है, देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 उसी का कोफैक्टर A21 प्लस ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। अगर हम इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं है, हमें जस्ट ये 3 कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले A21 की बात करते हैं। अब कोफैक्टर्स आपको निकालने आते हैं, आपको पता है क्या फॉर्मूला है, -1 की पावर 2 + 1 M21। ठीक है, माइनस की पावर कितने, 3 मतलब ऑड मतलब माइनस। अब M21 आपको पता है 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब हमें 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ देना है। देखो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो तो कितना आएगा आपके पास, 3 8 2 3। तो कर दो इसको सॉल्व, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 3, देखो यहाँ माइनस है बाहर, 3 3 = 9 माइनस 2 8 = 16। तो कितना आएगा, 9 माइनस 16 कितना आएगा, -7 माइनस माइनस +7। तो इस तरह से हमने ये को फैक्टर फाइंड कर लिया। सेम वे से देखो A22 -1 की पावर 2 + 2 यहाँ पर m आएगा, M22 -1 की पावर 4 मतलब इवन मतलब प्लस। अब M22 को देख लेते हैं, 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब हमें 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ना है। तो कितना आ गया, 5 8 1 3। तो कर दो इसको सॉल्व, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 5 3 = 15 माइनस 8 अगेन कितना आएगा, 7। ठीक है, अब लास्ट कौन सा है, A23। तो A23 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 2 + 3 5 मतलब ऑड मतलब माइनस। अब 2 3 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो देखो ऐसे करके कितना आएगा, 5 3 1 2। तो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस, या माइनस है पहले से, 5 2 = 10 माइनस 3 1 × 3 3। तो -10 - 3 7। तो कितना आंसर आएगा, -7। तो देख लो हमने तीनों ही को फैक्टर्स निकाल लिए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको जस्ट फाइनल आंसर देना, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने हमने सभी को फैक्टर्स फाइंड कर लिए तीनों। ठीक है, अब देखो ये मैंने मतलब कि डिटर्मिनेंट को पहले लिख रखा है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को फिल करना है। A21, अब ये कौन है, 2। अब A21 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस A22 मतलब 0। अब A22 की वैल्यू कितनी है, आपको पता है हमने लास्ट पे कैलकुलेट किया 7 प्लस A23 हमारा कितना है, 1, और A23 की वैल्यू कितनी है, -7। तो जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो 2 7 = 14, 0 × 7 0, 1 × -7 -7। तो कितना आंसर आ गया, 7। तो हमारे रिक्वायर्ड मतलब कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया। उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास,
7। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें जस्ट सेकंड रो के को फैक्टर्स को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। और ये जो फॉर्मूला है हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था, मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली MCQs और क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है, और यहाँ पर ये यूज़ हो भी गया। अब जिन्होंने किया था अब उनके लिए ईजी है, अब जिन्होंने नहीं किया था हो सकता है कि उनको थोड़ा सा मुश्किल लगे। तो इसलिए अपने बेसिक्स हमेशा से क्लियर रखा करो, और जो बेसिक्स वाली वीडियो होती है उस पर मैक्सिमम टाइम आप लगाया करो। So next question, using cofactors of the elements of third column evaluate the determinant 1xyz 1yzx 1zxy। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, और ये कोफैक्टर मतलब इस एक्सरसाइज में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं वो डायरेक्टली एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको आगे जाके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे 4.5 या 4.6 में, बट ये एज सच एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको पता है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ तो वो हमें क्या देता है, उस डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलर वैल्यू। तो फिर हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट यूजिंग cofactors of elements of third column, we have to calculate। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पता है थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम ये है। अब इसमें फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, मतलब 1 3 थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला पर्टिकुलर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता कि हमें थर्ड कॉलम की हेल्प से मतलब उनकी कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट आपके लिए लिख रखा है A1 3, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो -1 की पावर 1 + 3 M1 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 3 4 मतलब इवन मतलब प्लस। अब 1 3 इसकी बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, YZ वाली रो और YZ वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 1 1 YZ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा आपके पास Z - Y। अब बाहर तो प्लस है तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे से देखो A1 3 हमारा फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो -1 की पावर 2 + 3 M2 3, -1 की पावर 2 + 3 5 मतलब ऑड मतलब माइनस। तो हम क्या करेंगे, ZX वाली रो और ZX वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा 1x 1z। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा आपके पास, माइनस पहले से बाहर है, z - x। अब ऐसा करो इस माइनस को अब अंदर ले जाओ क्योंकि हमें बाद में कैलकुलेशन करनी है, माइनस प्लस x माइनस z। देखो -z सही लिखा, माइनस प्लस x मैंने सही लिखा है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। अब सेम वे से लास्ट, अब लास्ट कौन है हमारे पास, ये वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम A3 3, तो -1 की पावर 3 + 3 M3 3, तो 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस। अब हम क्या करेंगे, XY वाली रो और XY वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो आपके पास कितना बचा 1 1 XY। ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कर देते हैं, कितना आएगा y - x, बाहर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो तीनों को फैक्टर हमें फाइंड कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे,
अब देखो आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें वैल्यूज़ को फिल करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, A13। अब A13 आपको पता है YZ। अब इसकी वैल्यू कितनी है A13 की, Z माइनस वाई प्लस, अब A23 की वैल्यू कितनी है, सेकेंड और थर्ड कॉलम ZX, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी, X माइनस Z प्लस A33 ये वाला एलिमेंट है XY और इसकी वैल्यू कितनी है Y माइनस X, ठीक है। अब देखो हमने वैल्यूज़ को फिल कर लिया। अगर तो ये मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स होते तो मैं इनको सॉल्व कर लेता, मतलब कैलकुलेशन कर लेता और हमारे पास हमारा आंसर आ जाता। बट क्योंकि ये इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं तो इनको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ताकि जो हमारा आंसर है वो परफेक्टली NCERT के साथ मैच हो सके। तो करते हैं। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस XZ स्क्वायर, XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब देखो कुछ कट तो नहीं हो रहा, यानी कि हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी हमारा आंसर जो है वो NCERT के साथ मैच नहीं कर रहा। अब इसको ना आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे से मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसकी कैलकुलेशन को हमें स्मार्ट वे से करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसका आंसर NCERT में देखोगे तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे ऐसा ही क्यों बनाना है, क्योंकि आपको पता है अगर पेपर में या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि थर्ड कॉलम की कोफैक्टर की हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट प्रूव करो कि इतना ही आएगा, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको स्मार्ट वे से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि इसको हमें स्मार्ट वे से सॉल्व कैसे करना है और आपको ये भी बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये कैसे आएगा कि आपको यही स्टेप करना है। वो तो आप कहीं से भी देख के कर सकते हो, कहीं पर भी ऑनलाइन सोल्यूशन चेक कर सकते हो कि इसके बाद उन्होंने ऐसा किया है, इसको ऐसा किया है, तो आप कर लोगे। बट आपको भी तो पता होना चाहिए कि हमें कोई भी स्टेप क्यों करना है। अब उसके लिए ना मैंने क्या किया, देखो अभी इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि मैं Z स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने Z स्क्वायर और Z स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना आया Y माइनस एक्स। मैंने Y स्क्वायर वाली टर्म्स को भी कॉमन लेने की कोशिश की तो कितना आया X माइनस Z। मैंने X स्क्वायर वाली टर्म्स को कॉमन लेने की कोशिश की तो कितना आया Z माइनस वाई। अब इससे भी मेरा जो आंसर है वो मैच तो नहीं हो रहा, तो यानी कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या करेंगे। अब ऐसा करो आप ना पहले Z स्क्वायर कॉमन ही ले लो तो कितना आएगा, देखो यहाँ से Y, यहाँ पर कौन है Z स्क्वायर में माइनस एक्स, ठीक है। मैंने इन दोनों टर्म्स को कंसीडर कर लिया, ये वाली दोनों टर्म्स, ठीक है। अब आपके पास 4 डिफरेंट टर्म्स हैं। अब देखो आप साथ साथ में इस आंसर को भी अपने दिमाग में रखना, तभी आप ऐसी कैलकुलेशन कर पाओगे। एक्स वाई माइनस एक्स मैंने यही स्टेप क्यों किया, क्योंकि मुझे पता कि अब मुझे अपने आंसर में कुछ ऐसा चाहिए। अगर आपके पास देखो आपके कौन कौन सी टर्म्स आएगी आपके पास, वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि जैसे इन दोनों में से ना मैं एक्स वाई कॉमन निकाल सकता हूँ। अब इन दोनों में से भी मैं z को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जस्ट मैं आपको मैपिंग दे रहा हूँ। यहाँ से भी कितना आएगा y माइनस एक्स, मतलब मेरे पास सब कुछ y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स में आएगा। तो ये स्टेप अच्छा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन दोनों में से, ध्यान से देखना, इन दोनों में से, इसको मैंने ग्रीन में कराना है तो मैं ग्रीन में ही करूँगा। तो इन दोनों में से ना आप z को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पर भी देख लो, देखो ये वाला, अब इन दोनों में से आप एक्स वाई को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा y माइनस एक्स वाई बाहर, तो अंदर कितना रह गया x, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ना मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। आपको पता है आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाली मैं आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस, अब मैं ग्रीन में या ब्लैक में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंस मतलब देख सको, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस। अब आगे कौन है, ऐसा करता हूँ उसको मैं रेड में लिख देता हूँ, एक्स वाई
y माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो y माइनस एक्स, अब यहाँ पर x माइनस वाई है, तो अगर मुझे y माइनस एक्स को बाहर निकालना है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जेड स्क्वायर y माइनस एक्स। अब इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लो तो कितना आएगा, माइनस जेड, अंदर कितना आएगा y माइनस एक्स। देखो माइनस वाई प्लस एक्स, मैंने सही लिखा, x प्लस वाई। ठीक है, तो प्लस एक्स वाई y माइनस एक्स। तो मैं ये स्टेप अप करने वाला हूँ। अब मैं पूरी टर्म में से y माइनस एक्स को बाहर लिख रहा हूँ, तो अंदर कितना आएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स बाहर, तो अंदर कितना रह गया, माइनस जेड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से भी एक्स वाई माइनस एक्स बाहर है तो कितना रह गया, एक्स वाई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई। ठीक है, लास्ट में कितना रह गया, एक्स वाई। अभी भी हमारा जो आंसर है, देखो हमारा आंसर इतना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अभी मैच नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से अगर मैं z को कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा अंदर, z माइनस एक्स मुझे चाहिए। इन दोनों में से अगर मैं y को कॉमन ले लूँ कितना आएगा, x माइनस जेड, वो भी मुझे चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों में से मैं मतलब कि z को कॉमन लेने वाला हूँ। तो y माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों में से z को कॉमन लूँगा तो अंदर कितना आएगा, z माइनस जेड बाहर, तो एक z रह गया, अब z बाहर तो अंदर कितना रह गया, x। ठीक है, अब सेम वे से आगे इन दोनों में से मैं ऐसा करते हैं हम, चलो एक बार y को कॉमन लेते हैं, प्लस y। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार कर रहा हूँ, स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट मेरी आदत ये है कि आपको वो समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको समझ आ गया, बाद में आप स्टेप्स को छोड़ भी सकते हो। अब वह y कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर कितना आएगा, माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब इतना आ गया। अब मुझे कितना चाहिए, z माइनस एक्स, यहाँ पर कितना है, x माइनस जेड। देखो हमें अपने आंसर में z माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, z माइनस एक्स, तो मैं इसमें कोई चेंज करने की कोशिश करूँगा, y माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख लो आप वही z माइनस एक्स। ठीक है, प्लस ऐसा करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस यहाँ पर लिख लो आप y, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर z आएगा प्लस z, यहाँ पर माइनस एक्स। देख लो, माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अपने आंसर में z माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों में से भी हम z माइनस एक्स को कॉमन बाहर लिखेंगे। तो मेरे पास कितना आएगा, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स भी बाहर आ गया, तो अंदर कितना रह गया, z माइनस वाई। अब ये जो हमारा आंसर है, ये एक्चुअल में पूरा हमने सॉल्व कर लिया, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर के साथ मैच करना है, देखो ये y माइनस एक्स है, ये x माइनस वाई है, मतलब यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, इस तरह से माइनस एक्स प्लस वाई, मैंने सही लिखा। ठीक है, z माइनस एक्स मुझे चाहिए, इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, माइनस वाई, सॉरी y माइनस जेड, माइनस वाई प्लस जेड, मैंने सही लिखा। z माइनस एक्स को आप वैसे ही लिख लो। अब ये जो माइनस माइनस है, ये मल्टीप्लाई में ना, तो कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है, ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इसको हमें थर्ड कॉलम के को फैक्टर्स की हेल्प से मतलब कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता ही दिया था कि अगर हम किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी ही कॉलम के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। मैंने वैल्यूज़ को फिल किया तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहाँ से कुछ मतलब कि इस तरह से स्मार्ट वे से कैलकुलेशन की कि सभी जगह पर y माइनस एक्स आ गया, तो मैंने y माइनस एक्स कॉमन बाहर लिया तो अंदर कुछ इतना आ गया। फिर मैंने कुछ कॉमन लिया तो z माइनस एक्स आ गया, उसको कॉमन लिया तो मेरे पास अपना फाइनल आंसर आ गया। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि हम कौन सा भी जो स्टेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
स्टेप्स आप कहीं से भी देख सकते हो, कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा है आपको, तो आप कट शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारी इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आपको पता है लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप, और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये हमारे लिए बहुत इजी है। मैं देखते ही इसका आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है A11 A12 A13, आपको पता है ये जर्नलाइज्ड फॉर्म है, सभी एलिमेंट्स को एड्रेस किया गया A21 A22, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। एंड AIJ, कैपिटल AIJ क्या होता है, इज को फैक्टर्स ऑफ AIJ, ये आपको पता ही है, पहले से ही पता है कि कैपिटल AIJ का मतलब होता है को फैक्टर्स। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें पूछी गई है कि इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है कौन हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। अब इसके लिए आपको पता है, मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको बताया था, मैंने आपको 2 ऑब्जर्वेशंस बताई थी। अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को के एलिमेंट्स को उसी रो या उसी कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें वो क्या देता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और अगर हम किसी रो या कॉलम को किसी और रो या किसी और कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0। ये दोनों ही बातें मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई भी थी और आपको प्रूव भी करके दिखाई थी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब देखो, मुझे इसका आंसर पहले से ही पता है, बट मैं आपको फिर भी हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, A11 A12 A13, मतलब वो फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। को फैक्टर कौन से हैं, A31 A32 A33, मतलब इसके को फैक्टर्स हैं। अब इस रो के एलिमेंट्स को इस रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। A11 A12 A13, फिर वो हमसे, देखो इसको मैं ब्लैक में करूँगा, फिर वो हमसे इस रो की बात कर रहे हैं। अब वो इस कॉलम के को फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी, देखो हमारे पास 2 रिजल्ट हैं ये वाले, इन दोनों के अलावा और कोई भी रिजल्ट नहीं है, मतलब कि कोई खास वैल्यू देता हो। इसमें वो देखो यहाँ पर वो रो की बात कर रहे हैं, रो के एलिमेंट्स की, और यहाँ पर को फैक्टर कौन से हैं, कॉलम वाले। तो इसका कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं आ सकता। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बताया था कि हमें रो में तो रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉलम है तो कॉलम के को फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो ऑप्शन है ये हमारी वैलिड भी नहीं है, मतलब इसका पता ही नहीं कि आंसर कितना आएगा। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, A21 A22 A23, मतलब वो सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, A11 A12 A13, और फर्स्ट रो के को फैक्टर्स की बात करें, दोनों एरो ऐसे ही आए हैं ना, इस रो के एलिमेंट्स हैं, इस रो के को फैक्टर्स हैं, इसका आंसर भी कितना आएगा, 0। अब आपको पता लग ही गया होगा आपका आंसर कितना आएगा, D। A11, देखो मैं पिंक में करके दिखाता हूँ, A11 A21 A31, A11 A21 A31, मतलब इस कॉलम की बात कर रहे हैं, A11 A21 A31, इसी के को फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। और जब भी हम सेम कॉलम के एलिमेंट्स को सेम कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, उसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, A11 A11 A21 A21 A31 A31। वैसे आपको याद होना चाहिए सेम 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, ये हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देयरफॉर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। अगर आपने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस एक्सरसाइज को आपको ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।